नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। कोविड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कोविड को लेकर उत्तराखंड भी पूरे अलर्ट पर है। वीकेंड पर खासी सतर्कता बरती जाएगी, बॉर्डर एरिया पर भी चौकसी रहेगी और सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी रहेगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चेकिंग से लेकर अस्पतालों में RT-PCR टेस्टिंग पर भी फोकस रहेगा। प्रदेश में फिलहाल कोविड के 28 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा कि अगर किसी को जुकाम बुखार की शिकायत है तो वो अपनी कोविड की टेस्टिंग जरूर करवाएं। तो कोविड के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। सचिवालय में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी गई है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों की भी वैक्सीनेशन की डोज कंप्लीट नहीं हुई है वो अपनी डोज पूरी करवा लें। साथ ही पब्लिक प्लेस में एक बार फिर से मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जा रही है। के संक्रमण होने के चलते, आशंका के चलते अब एक बार फिर से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो गया है। सचिवालय में गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन ड्राइव यहां पर शुरू करवा दिया है। जिन लोगों की भी सेकंड और बूस्टर डोज नहीं लगे थे वो लोग ये बूस्टर डोज और सेकंड डोज अपनी लगवा सके, अपने वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट कर सके। इसके लिए यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये कैंप आप देख सकते हैं कि सचिवालय में लग गया है। इसी तरीके से नगर निगम में भी कैंप फिर से लगवा दिए गए हैं ताकि कोई भी अगर छूटा हुआ व्यक्ति है जिसके वैक्सीन नहीं लग पाई है वो फिर से जो है वो वैक्सीन यहाँ पर अपनी लगवा सके। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए लोग भी आ रहे हैं। जैसे ही अलर्ट दिया गया है एक बार फिर से कोविड को लेकर, उसके बाद सतर्कता देखने को मिल रही है। लोग भी जागरूक हो रहे हैं। मास्क की अनिवार्यता यहाँ पर देखने को मिल रही है और हर जगह पर लोग, खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोग मास्क लगाकर आए, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाद। कोविड सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ऋषिकेश राजकीय हॉस्पिटल में सुरक्षा की डोज लगाने का काम शुरू हो गया है। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोविड का संकट फिर से गहराने के बाद सीएम धामी ने फिर से कोविड वैक्सीनेशन के आदेश दिए थे और लोगों से भी वैक्सीनेशन को कहा था। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण को हटाए जाने का आदेश दिया कि हाईकोर्ट के इस आदेश से 4000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। रेलवे और जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने की तैयारियों में जुटा है। लेकिन इस बीच स्थानीय विधायक ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। कांग्रेस के विधायक को उम्मीद है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। इससे पहले भी साल 2017 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर लोगों को राहत दिलाई थी। हमें देखिए पूर्व आभास था कि हाई कोर्ट का रवैया रुख क्या होने वाला है, लेकिन अंदाजा फिर भी ये नहीं था कि जो माउंटेन ऑफ एविडेंस, इतना सारा जो एविडेंस सबमिट करा गया था, उसके बावजूद ऐसा निर्णय आया। चलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय है, अभी उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास अभी भी हमें, और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है और हमारा पूरा विश्वास है कि इस पे स्टे अवश्य हमें मिलेगा। देहरादून से अगली बड़ी खबर है, जहां पर धर्मांतरण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा होगी। राजभवन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। धामी सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लाई थी। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से भी कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं राज्यपाल के धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने
महामहिम राज्यपाल का आभार जताया है। गणेश जोशी ने कहा है कि धर्मांतरण पर सबसे सख्त कानून बना है और ये कानून मील का पत्थर साबित होगा। वहीं अवैध मदरसों पर गणेश जोशी ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी जी। जोशी जी, राज्यपाल ने धर्मांतरण को लेकर जो संशोधन कानून था उसको पास कर दिया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं महामहिम का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक पहल की है धर्मांतरण के लिए, आज वो कानून बन गया, पास हो गया है। और वो अगर आप अध्ययन करें, सबसे सख्त कानून हमारे प्रदेश ने बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और अन्य प्रदेशों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार लालच देकर, धमकाकर, बहका फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा था, विशेषकर जो हमारी बच्चियां हिंदू नाम रखकर हमारी मासूम बच्चियों को फंसा दिया जाता था, बाद में धर्मांतरण किया जाता था, ऐसे में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को का जो है धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मदरसों पे भी पुलिस से निगाह रखने कहा है कि किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड के मदरसों में किस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं? देखिए, जिस प्रकार की गतिविधियां मदरसों से हुई है और जिस प्रकार की शिक्षा वहाँ पर दी जा रही थी, हमने मदरसों का सर्वे करवाया है, उनकी जांच हुई है। अवैध मदरसों को बंद किया जा रहा है और मदरसों के अंदर इस प्रकार के तत्व न घुस पाएँ, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और पुलिस जो है सख्ती से जो है इस दिशा में काम कर रही है। कैमरामैन रमेश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। टिहरी झील प्रभावित तल्ला उप्पू के ग्रामीणों का विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है और गांव वालों ने पुनर्वास विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। टिहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते तल्ला उप्पू गांव में भूस्खलन और भूधंसाव हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। टिहरी झील प्रभावित तल्ला उप्पू के करीब 150 परिवार लंबे वक्त से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। उनका सर्वे भी हो चुका है, लेकिन आज तक विस्थापन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी मांगे पूरी करो। हम केंद्र सरकार से संबंधित हैं। हमने यहाँ से भी पेपर्स भेज भी दिए हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है वो सिंचाई, जो उनकी भूमि गई अधिकृत हुई सिंचाई भूमि, उसी के लिए लेकर के है। हमने यहाँ से प्रपोजल बना करके भी भेज दिया है और हम वहाँ पर उसको परस्यू भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इससे निस्तारण कर लिया जाए। सिविल अस्पताल रुड़की परिसर में बना और ट्रॉमा सेंटर पिछले 4 साल से संचालित हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को अभी भी हायर रेफर किया जाता है। आपको बता दें, आए दिन कई दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन मरीजों को सिर्फ प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो सर्जन के साथ कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए गंभीर मरीजों को देहरादून, एम्स और ऋषिकेश भी रेफर किया जाता है। जो हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, सर्जन की सुविधा उपलब्ध है हमारे पास में, ऑर्थो सर्जन है। तो जो ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं वो तो यहीं पे रोक लिए जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर सर की चोटें, गंभीर चोटें होती हैं या छाती के अंदर चोटें ज़्यादा डीप लग गई है, पसली का फ्रैक्चर हो गया है, जो इलाज यहाँ संभव नहीं है, उन्हीं को हम लोग रेफर करते हैं। या कई बार जोशीमठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे भूस्खलन की खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था। अब बीआरओ ने होटल माउंट व्यू और मलारी इन के पास धंस रही सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है और उन कारणों का पता भी लगाया जा रहा है कि सड़क आखिर किस वजह से धंस रही है। प्रशासन भी लगातार निरीक्षण कर रहा है। जोशीमठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने दिखाया था कि किस तरीके से नेशनल हाईवे पर रोड धंस रही है और उस रोड के धंसने से जोशीमठ के कई इलाकों में दरार भी पड़ रही है। इस समय बीआरओ की मशीन माउंट व्यू होटल के पास लगी हुई है और इस रोड को खोदा जा रहा है और जहां जहां भूस्खलन हो रहा था उस इलाकों में अब मशीनों को लगाकर कुछ हद तक लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो भूस्खलन का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये भी बताया जा रहा है कि जोशीमठ में ये भूस्खलन की घटनाएं जो है वो निरंतर
बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब लगातार जोशीमठ के 9 वार्डों में भूस्खलन बढ़ता ही जा रहा है और कई मकानों पर एक बार फिर से दरार पड़ चुकी है। बीआरओ ने यहाँ पे रोड को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी भूस्खलन का खतरा जस का तस बना हुआ है। नितिन सहवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ, राष्ट्रीय राजमार्ग, माउंट व्यू होटल। नैनीताल में क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक होटल अभी से फुल हो चुके हैं। पर्यटकों का दबाव भी इसी पर्यटन स्थल पर ज्यादा है। इस बार नैनीताल में भीड़ तो है, लेकिन विंटर कार्निवल की कमी पर्यटकों को रहेगी। क्रिसमस पर इस बार पर्यटकों की भारी भीड़ नैनीताल पहुंचने वाली है। क्रिसमस से लेकर 31 तक पर्यटकों का दबाव रहेगा, तो वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि शहर को जाम मुक्त रखने के लिए पुलिस ने अपनी योजना तैयार की है, जिसमें शहर से बाहर ही गाड़ियों को पार्क कर रोका जाएगा, तो फर्जी बुकिंग दिखाने वाले पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस पर भी पुलिस ने होटल एसोसिएशन से लेकर टैक्सी यूनियन और नाव घोड़ा संचालकों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। कई बार इस ढंग की फर्जी बुकिंग भी होती है और वो ये बहाना करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, और बाद में उनको जो पब्लिक पार्किंग के लिए छोड़ दिया जाता है कि जो कि ऑलरेडी फुल होती है। तो ऐसे गाड़ियों को जरूर रोका जाता है और इस कारण से भी कभी कभी विवाद होते हैं। नैनीताल में इस बार विंटर कार्निवल नहीं होने से पर्यटकों का रंग फीका रहेगा। हालांकि कोरोना के बाद इस साल विंटर कार्निवल नहीं होने से पर्यटन कारोबारी नाराज है, लेकिन खुद ही पर्यटकों को लाइट एंड साउंड के साथ डिस्को डांस करने का इंतजाम किया जा रहा है। नैनीताल को भी विंटर कार्निवल देना चाहिए, क्योंकि मसूरी में तो इनके द्वारा कराया जा रहा है और नैनीताल के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। लेकिन होटल एशियन नैनीताल की तरफ से हम लोग मॉल रोड को बिल्कुल सजाएंगे, लाइटों से सजाएंगे और म्यूजिक चलेगा 24 की रात से 2 तारीख तक, तो थोड़ा एक माहौल बन जाएगा फेस्टिवल का जैसा। बहरहाल नैनीताल में इस बार जश्न खास रहने वाला है, लेकिन जिस तरह के इंतजाम है उससे आप सिर्फ रजिस्टर्ड होटल में ही बुकिंग करें, ताकि दिक्कतें कम हो और आप क्रिसमस और न्यू ईयर पर जमकर मजा ले सकें। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रामनगर कॉर्बेट में इस साल क्रिसमस और नए साल के स्वागत में रिकॉर्ड पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। वीकेंड में पड़ रहे क्रिसमस में लोगों का कॉर्बेट और कॉर्बेट के आसपास के रिजॉर्ट में पहुंचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब चूंकि ये टूरिस्ट सीजन है तो इसलिए पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है और इसके लिए रिजॉर्ट्स की ओर से भी पर्यटकों के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं। तो रिजॉर्ट में खास इंतजाम किए गए हैं। क्रिसमस को देखते हुए नए साल की तैयारी शुरू हो चुकी है। नए साल के जश्न को लेकर काफी उत्साह है और लगातार सैलानी कॉर्बेट पहुंच रहे हैं। त्योहारी सीजन होने की वजह से क्रिसमस और नए साल का मौका एक साथ आता है, तो ऐसे में तैयारी यहां पर कॉर्बेट प्रशासन ने भी की। हरिद्वार में बीच बाजार 2 सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। ज्वालापुर के कचहरा बाजार में 2 सांड अचानक से लड़ने लगे। सांडों की लड़ाई इतनी भीषण थी कि लड़ते हुए सांड एक साड़ी की दुकान में घुस गए, जिससे दुकानदार को काफी नुकसान हुआ। करीब आधा घंटा तक सांडों की लड़ाई चली और लोगों की आवाजाही रुक गई। रास्ते पर जाम की स्थिति बनी नजर आई। वीडियो बनाता रहता और शटर बंद कर दिया। हाँ बेटे शीशा सा तोड़ दे और इसकी आँख को फाड़ दी भाई, मुझे लगा मेरी कमर पर हाथ में रखो तो जगह है सर कोई भाई, मेरी कमर पर हाथ में रखो। गूगल
डिजिटल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क रहते हैं कि ओटीपी किसी को नहीं बताना है, लेकिन कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारे फोन और अकाउंट को फिशिंग लिंक के जरिए भी हैक किया जा सकता है। कभी कभी हम अपनी जरूरतों के चक्कर में ऐसे चालबाज होते हैं उन पर भरोसा करने को मजबूर हो जाते हैं। जो हमने मोटी रकम कमाई होती है, लालच या अकाउंट बंद होने का डर हमें दिखाया जाता है। और यूपी की रहने वाली आबिदा खान को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन काम की तलाश करते हुए ऐसे ही खतरनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। ये घटना सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और ड्यूरिंग कोविड एक वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आया जिस पे मैंने क्लिक किया तो एक चैट बॉक्स ओपन हो गया एंड जैसे ही मैंने टेक्स्ट ड्रॉप किया वैसे ही एक बंदे का रिप्लाई आया एंड उस बंदे ने मुझे एक और लिंक फॉरवर्ड करी कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। एंड आई वाज डायरेक्टेड टू अनदर चैट बॉक्स जिस पे मुझे बोला गया कि आप इसमें एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और जैसे ही मैंने वो इन्वेस्ट किया उन्होंने मुझे फौरन ही दूसरा ऑप्शन दिया कि आप ये अमाउंट और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस जॉब में। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्या है, मैं और इन्वेस्ट कर दिया एंड शॉर्टली आफ्टर जब मेरा काफ़ी अमाउंट उनके पास चला गया दे स्टॉप्ड रिप्लाइंग एंड देन आई रियलाइज विद इन 24 आवर कि ये फ्रॉड हो गया है मेरे साथ। Then I contacted local police and cyber crime of my area. उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी और more than half of my money मुझे मिल गया है। It took an year, almost a year. मेरे पैसे मुझे मिले भी और मुझे काफ़ी सीख भी मिली कि मुझे आगे जाके कभी भी किसी अननोन लिंक पर नहीं क्लिक करना है जो ऐसे आपको पैसे दे रही हो या जॉब ऑफर कर रही हो, बिकॉज इट्स नेवर लाइक दैट। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की गई जान। मामला दुधारा थाना क्षेत्र के छित्रा पार गांव का है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से बाइक और अवैध असलहा बरामद। बदमाश कोलू पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। लखीमपुर खुरी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कुख्यात गौ हत्यारे गिरोह का भंडाफोड़। गौशाला कर्मचारी से मिलीभगत कर करते थे गौ हत्या। मेरठ में योगी सरकार का दंगाइयों पर एक्शन जारी। सीए हिंसा के आरोपियों से नुकसान की होगी वसूली। अमरोहा में हिंसा मामले पर वसूली का आदेश। 86 अभियुक्तों से 4,27,439 की वसूली। हरदोई में बीजेपी विधायक की शिकायत पर एसआईटी जांच शुरू। ग्राम पंचायत में किए गए घोटालों के विधायक ने की शिकायत। गोसाईगंज ग्राम सभा पहुंची एसआईटी की टीम ने शुरू की जांच। कानपुर में बैंक मैनेजर के घर हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 4 पुलिस वालों को किया गिरफ्तार। चोरी किए गए 1,10,000 रुपए की ज्वेलरी बरामद। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में नक्शा न पास होने पर गिराए गए सोमू डाबा का मामला नहीं हो रहा शांत। एसपी का प्रतिनिधिमंडल रायबरेली पहुंचा। 8 सदस्यीय दल ने डाबा गिराए जाने की हकीकत जानी। सुरेश यादव के परिजनों से की मुलाकात। मेरठ में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर अलीगढ़ में बवाल का मामला। कोर्ट ने 10 आरोपियों से 1,04,620 रुपए की वसूली का आदेश सुनाया। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध तमंचा बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया गया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर 6 तमंचे और 15 अधबने तमंचे बरामद किए गए। ताजपुर का मामला। बहराइच में मठेरा पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता। टीम को 120 लीटर अवैध शराब और 200 लीटर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहां पर सूखी ठंड का कहर अब भी जारी है। ठंड लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
उत्तरकाशी में दिसंबर महीने में अब तक गंगोत्री हर्षिल घाटी में बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे सूखी ठंड प्रचंड रूप ले चुकी है। तस्वीरें गंगोत्री घाटी की हैं, जहां नदियों का पानी भी जमने लगा है। हालात ये है कि ऊपरी क्षेत्र से लेकर निचले क्षेत्र तक सूखी ठंड से स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। हर दिन तापमान गिरता जा रहा है। बारिश हो ही नहीं रही, इसलिए ठंड है, बस क्या बताएं सर, कड़क ठंड पड़ गई। कितनी महसूस हो रही है ठंड? महसूस बहुत हो रही है, जैसे हम बीमार आदमी हैं, हमको तो बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है साहब। और इस कोरी ठंड से कई प्रकार की बीमारियां, खांसी, जुकाम जैसे, खेती में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर सूखा भी पड़ रखा है। और सूखा पड़ने की वजह से यहाँ पे कोरी ठंड बहुत ज्यादा है, सुबह शाम बहुत ज्यादा है। सूखी ठंड के बीच सेना, पुलिस, वन विभाग के जवान ड्यूटी पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात हैं। वहीं सूखी ठंड से जिलों के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। आजकल जो है कोरी ठंड बढ़ने से जो है अस्पताल में सभी तरह के बच्चे बूढ़े सब आ रहे हैं, जिसमें बच्चों में जो है ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, निमोनिया के केस बहुत हैं, बुखार के हैं, वायरल फीवर के हैं, न्यूमोनाइटिस के हैं। इसी तरह बच्चों में, बड़ों में जो है सांस की बहुत बीमारियां हैं, एलर्जी है, अस्थमा, दमा है। सूखी ठंड से राहत के लिए सभी की नजर मौसम पर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल मौसम राहत देते नजर नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। हरिद्वार वन प्रभाग की हरिद्वार रेंज में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। यहां पर जमालपुर कला क्षेत्र में खेतों में घुसे हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। चारे की तलाश में खेतों में आए धमके हाथियों ने करीब 12 बीघा फसल को उजाड़ दिया। इस दौरान हाथियों ने फलदार पेड़ों को भी तहस नहस कर दिया। हाथियों के उत्पात से परेशान किसानों ने वन विभाग से शिकायत करते हुए मुआवजे की मांग की है। साथ ही रिहायशी इलाकों में हाथियों के आने से उन्हें रोकने के दावे जो प्रशासन कर रहा है वो भी याद दिलवाए हैं। लक्ष्मी का हाथ जा सके कि सरदार जी ने। देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तराखंड राज्य महिला आयोग और दूसरे राज्यों के आयोगों के साथ मीटिंग की, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि देश भर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं अब सामने आ रही हैं, इसलिए ये सामने आ रही है क्योंकि आयोग इन मामलों में सक्रिय हुआ। ज्यादा एफआईआर दर्ज होने से मामले ज्यादा उजागर हुए। उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आने पर उनका कहना है नेपाल और दूसरे देश भारत का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कर रहे हैं, जिस पर केंद्र सरकार गंभीर नजर आई और इसे लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। जो भी हमने अब तक के जो हम लोगों के कार्य नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा में हमें दिए जाते हैं, स्टेट वुमेन कमीशन को, उसके पूरी उन विषयों पे चर्चा होती। जैसे कि अभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो वो हमें राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा मिला था, तो उसमें हम लोगों ने 13 जिलों में से हम लोग, हमारे सिर्फ चमोली और रुद्रप्रयाग रह गया, बाकी हम लोग कर चुके हैं। उस चीजों में नेपाल और दूसरी कंट्रीज ने भी इंडिया को रूट बनाया हुआ है बाहर के देशों में पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो पुलिस की मुस्तैदी है वो भी बड़ी है। जिस प्रकार पुलिस छापे मार के, किसी भी राज्य की बात करूं मैं, तो जिस प्रकार वो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं वो भी बड़ा है। हल्द्वानी में प्रदेश के सबसे बड़े अतिक्रमण को हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस अतिक्रमण के हटने से हल्द्वानी का राजनीतिक समीकरण भी बदलने जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की इस 29 एकड़ जमीन पर बसे 4000 से ज्यादा घरों का हटना तय हो चुका है। मुस्लिम आबादी वाले इलाके में हाईकोर्ट के फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस फैसले को लेकर आमने सामने है। हल्द्वानी 70% नजूल है, 70% यानी कि सरकारी भूमि है, और 70% अगर हल्द्वानी नजूल है तो उसमें सारे धर्म जाति के लोग सरकारी भूमि पर निवास कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का बस एक तरीका है, धार्मिक उन्माद फैलाकर और केवल राज करना उनको उनकी समझ में आता है। डेवलप करने का एक पहले से ही कांग्रेस का ऐसा प्रयास लगातार रहा है। कांग्रेस ने इसी तरह वोट बैंक की राजनीति करी है, व्यक्ति से लेकर जनभावनाओं से लेकर आधारित राजनीति नहीं करी है।
वोट बैंक के आधार पर उन्होंने कई ऐसे गलत निर्णय जो अभी तक का वास्तव में प्रभावित करते हैं विकास के कार्यों को, ऐसे उनके द्वारा लिए गए। जिस इलाके से अतिक्रमण को हटना है, यहाँ कभी अंग्रेजों के जमाने में ट्रेनें चला करती थीं। इन्हीं ट्रेन की पटरियों के इर्द गिर्द बड़े बगीचे हुआ करते थे। बागीचों के मालिकों ने यहाँ काम करने के लिए रामपुर और पहेड़ी से आए मुस्लिम लोगों को रखा, जो धीरे धीरे इन बगीचों में बस गए। इन्हीं लोगों के साथ इनके रिश्तेदार भी यहाँ की सरकारी जमीनों में बस गए, जिन्हें आज आशियाना टूटने का डर सता रहा है। हटाया जाए, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपको जगह की आवश्यकता है तो आप जगह ले लीजिए, मगर हटाने से पहले इनकी विस्थापना करें। मेरा मानना यही है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। और अब डर सता ही रहा है कि हमने आशियाना बनाया, अब उसको जाड़ा जा रहा है, तो साहब हम कहाँ जाएं, कहाँ कौन सी व्यवस्था हमारे कोई रहे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में बसी मुस्लिम आबादी को कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी का भी मजबूत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में लोगों को अतिक्रमणकारी मान लिया है। ऐसे में इन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।